हेलो गाइस। आज हम इस वीडियो में जो हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स दिए गए हैं डिफरेंट डिफरेंट गोल्स को अचीव करने के लिए, आज हम उन्हीं सारे ईयर्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले जो टारगेट ईयर था इसका 2021 था, जिसके अंदर इन्होंने बोला था कि सबसे पहले हमें इन डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस के लिए एक फ्रेमवर्क रेडी करना पड़ेगा, गाइडलाइंस रेडी करनी पड़ेंगी, जिसके अकॉर्डिंग सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशंस काम करेंगी। NCFTE नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, जिसको 2021 के अंदर डेवलप किया। इसमें NCTE नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने भी हेल्प की और साथ में NCERT ने भी साथ में काम किया। मेन जो इसके फ्रेमवर्क, किसी भी फ्रेमवर्क को डेवलप करने के लिए जो मेन बॉडी है वो NCERT है, लेकिन उसके साथ कोई एक और संस्था भी, एक या दो संस्था भी काम कर सकती हैं। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर सेकेंडरी एजुकेशन, इसके लिए भी इसको प्रिपेयर भी किसने किया? NCERT ने। एडल्ट एजुकेशन करिकुलम फ्रेमवर्क को भी किसने डेवलप किया? NCERT ने। ECCE अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एजुकेशन, इसको डेवलप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कॉपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इस इंस्टीट्यूट ने भी साथ में हेल्प की, लेकिन जो मेन डेवलपमेंट बॉडी रही वो कौन सी रही? NCERT। 2022 के अंदर 2022 तक इस गोल को अचीव करना था, ताकि हम नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स, हम टीचर्स के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स को डिसाइड करें, जिससे हम टीचर की प्रोग्रेस को काउंट कर सकें ओवर द ईयर्स। ठीक है, हम बच्चों के अंदर लर्निंग की बात कर रहे हैं। हमें पता है कि टीचिंग इज़ इक्वल टू लर्निंग। टीचिंग करते टाइम टीचर भी बहुत कुछ बच्चों से सीखता है, अपने आसपास के इन्वायरमेंट से, अपने कॉलीग से, अपने प्रिंसिपल्स के साथ मिलके टीचर बहुत कुछ सीखता है। तो उसके अंदर टीचर ने क्या क्या सीखना है थ्रू आउट द टीचिंग प्रोफेशन, तो उसके लिए कुछ क्राइटेरियाज को इन्होंने डिसाइड किया, ताकि हम ये देख सकें कि टीचिंग प्रोफेशन के अंदर टीचर की क्या लर्निंग आउटकम है। ठीक है, टीचर की जो कॉम्पिटेंसी है और उसकी क्वालिटी है, उसके अंदर कितना चेंज आया है। इसकी जो मेन बॉडी है वो कौन सी है? NCTE। उन्होंने मेनली 4 क्राइटेरियाज़ के अंदर बात की है। जो मेन क्राइटेरियाज़ हैं वो मैं आपको बताती हूँ। एथिक्स एंड कोर वैल्यूज़, प्रोफेशनल प्रैक्टिस एंड कॉम्पिटेंस, प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, प्रोफेशनल नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। इसके अंदर ये टीचर की अफेक्टिव डोमेन पे काम करता है कि टीचर के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी आई है, टीचर बच्चों के हाव भाव देख के कितना समझ सकता है कि उसको टॉपिक समझ आया है या नहीं आया, टीचर बच्चों की प्रॉब्लम्स के साथ कैसे डील करता है। ठीक है, अगर कोई बच्चा रो रहा है तो वो उसको कैसे मोटिवेट करता है, कोई बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ रहा तो वो उसके अंदर जो पढ़ने के लिए इंटरेस्ट है वो कैसे डेवलप कर रहा है। तो ये सारे जो एथिक्स एंड कोर वैल्यूज़ हैं उसके अंदर उसके बारे में बात इस डोमेन के अंदर की गई है, मतलब टीचर के अफेक्टिव डोमेन की बात की गई है। बाकी जो कॉग्निटिव डोमेन और सोशल डोमेन की बात इन 3 चीज़ों के बीच की गई है कि टीचर ने कितनी प्रोफेशनल उसकी नॉलेज हुई, बाद में उसको कितना प्रैक्टिकल पता चला। ठीक है, और जब सब कुछ पता चलने के बाद उसने अपनी नॉलेज को कैसे यूज़ किया। ठीक है, सिर्फ नॉलेज से भी कुछ नहीं चलेगा, टीचर के अंदर एप्टीट्यूड होना चाहिए, क्षमता होनी चाहिए कि वो क्लास के अंदर अपने कंटेंट को, अपने नॉलेज को कम्युनिकेट करके बच्चों के साथ अच्छे से डिलीवर कर सके, कि बच्चे को वो नॉलेज समझ, बच्चे को जो कंटेंट है वो समझ में आए, साथ में उसके बिहेवियर के अंदर भी चेंज आए। यही हमारा टीचिंग ऑब्जेक्टिव है। तो हमें यही देखना है कि टीचर कितना कॉम्पिटेंट हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए इन्होंने 4 ये क्राइटेरियाज, 4 स्टैंडर्ड्स को डिसाइड किया गया है NPST के अंदर। 2022 इसका गोल था, तो इसलिए ये पहले से ही डिसाइडेड है कि ये 4 क्राइटेरियाज हैं जिनको देखेंगे और हम टीचर को इवेल्युएट करेंगे कि टीचर ने अपने टीचिंग प्रोफेशन के अंदर कितना सीख लिया है। ठीक है, और वो एक लेवल 1 से लेवल 4 तक वो पहुंच गया है या नहीं पहुंचा है। देखिए, इन्होंने टीचिंग के 4 लेवल्स बताए हैं। सबसे पहला लेवल, टीचर एक पर्सन है, उसकी ग्रेजुएशन हो गई है। ठीक है, एक न्यूली क्वालिफाइड टीचर है, तो उस सिचुएशन के अंदर क्या होगा, जो टीचर होगा अपने पीयर्स से, अपने सुपरवाइज़र से, जो उनके डिपार्टमेंट का हेड ऑफ डिपार्टमेंट होगा, जैसे कोई कंप्यूटर टीचर है तो कंप्यूटर टीचर कोई +1 +2 क्लासेस को पढ़ाता होगा या उनसे एक्सपीरियंस में बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, तो वो उनसे सीखेगा कि उसको कैसे बच्चों को डील करना है, कैसे लेसन प्लान डेवलप करनी है, कैसे अपना कंटेंट रेडी करना है। तो वो यहाँ वहाँ पे ये सुपरवाइज़र से सीखेगा। प्रोफिशिएंट टीचर क्या करेगा,
सुपरवाइज़र से ना सीख के वो अपने कॉलीग से भी सीखेगा, बच्चों से भी सीखेगा, आसपास के एनवायरनमेंट से वो बहुत कुछ सीखेगा, ठीक है। देन उसके बाद वो स्पेशलिस्ट बन जाएगा, ठीक है। अब उसको जो उसको नॉलेज हुई है, उसको जो प्रैक्टिकल उसने इधर उधर से देखा है, वो उसको यूज़ करना सीखेगा, ठीक है। स्पेशलिस्ट बन जाएगा वो अपने सब्जेक्ट के अंदर, और अपने खुद के कुछ आइडियाज़ को डेवलप करेगा जिससे वो बच्चों को एफिशिएंटली टीच कर सके। तो यहाँ पे तो वो लोगों को देख रहा था, सिर्फ़ और सिर्फ सुपरवाइज़र से सीख रहा था। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों से सीखेगा, जो उनकी आइडियाज़ है उनको ही यूज़ करेगा। लेकिन स्पेशलिस्ट टीचर के अंदर क्या होगा, वो खुद के आइडियाज़ को डेवलप करेगा बच्चों के अंदर चेंज लेके आने के लिए। अब लीड टीचर क्या है, वो खुद तो पूरी तरह से डेवलप है, खुद के न्यू आइडियाज़ को भी यूज़ करेगा, इधर उधर से भी सीखेगा, साथ में वो आसपास के एनवायरनमेंट को गाइड भी करेगा, उनके लिए एक एग्जाम्पल बनेगा कि उनके लिए उनको लीड करेगा आगे आने के लिए, ठीक है। तो ये 4 लेवल्स बताए हैं उन्होंने अ, इस एनपीएसटी के अंदर, और 4 ही क्राइटेरियाज़ बताए हैं जिससे हम टीचर के लर्निंग आउटकम को चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसकी डेफिनेशन, एनईपी के अंदर ही इसकी डेफिनेशन लिखी है कि एक मेजरमेंट क्राइटेरिया जिसके ज़रिए हम टीचर की डिफरेंट लेवल्स, जो 4 लेवल्स बताए हैं हमने, इन डिफरेंट लेवल्स के ऊपर उनकी परफॉर्मेंस को चेक करेंगे, ठीक है, एनपीएसटी के अंदर। और इसके अंदर हम ये देखेंगे जो टीचर का टीचिंग कैरियर है उस पर्सन का, वो कितना इवॉल्व हो रहा है, उसके अंदर कितनी चेंजेस आ रही हैं, कहाँ से लेके ट्रेनिंग से लेके, यहाँ से वो ट्रेनिंग है, यहाँ पे वो बिल्कुल फ्रेशर है, ट्रेनिंग टू अ लीड टीचर। हम देखेंगे कि टीचर कैसे डेवलप हो रहा है फ्रॉम द लेवल 1 टू लेवल 4, ठीक है। एनपीएसटी क्या करेगी, अपनी इन गाइडलाइंस को 2030 के अंदर फिर से रिव्यू करेगी। देखिए जो टेक्नोलॉजी है वो दिन पे दिन बदल रही है, और बच्चों के जो लर्निंग आउटकम्स हैं, बच्चों की जो लर्निंग की जो कह रहे हैं कि एबिलिटी है, वो भी ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही सेम रहेगी थ्रू आउट द ईयर्स, ठीक है। हमें उसके अंदर नई नई चेंजेस लेके आनी पड़ेंगी बेस्ड ऑन द एनवायरनमेंट। तो उसको बार बार रिव्यू करना भी ज़रूरी है, हम उसको एक बार बना के पूरे 50 सालों के लिए यूज़ नहीं कर सकते, वर्ल्ड इज़ चेंजिंग एवरी डे। तो यहाँ पे 2030 के अंदर हम फिर से इन स्टैंडर्ड्स को रिव्यू करेंगे, और ये प्रोसेस हम 10 सालों के बाद दोबारा से फिर करेंगे। 2040 के अंदर दोबारा से इनको रिव्यू किया जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद है 22-23 के अंदर हमें ये करना है। देखो हम चाहते हैं कि जो हमारी जो एजुकेशन है वो वर्ल्ड क्लास एजुकेशन हो, बच्चा अपने कल्चर के साथ भी रहे, ठीक है, और उसके अंदर 21st सेंचुरी के स्किल्स भी आए, ताकि जो हमारा जो देश है ग्लोबल सुपर पावर बन सके। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो पूरी दुनिया के अंदर सबसे बढ़िया हो, हम ये चाहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक तो सिलेबस डेवलप करना पड़ेगा। अब हमने सिलेबस वैसे डेवलप कर दिया, तो उस सिलेबस को फॉलो करने के लिए हमारे पास टीचर्स भी वैसे होने चाहिए। तो हमने एनपीएसटी को डेवलप किया। अब नेक्स्ट ईयर में हम क्या करेंगे, हम कुछ ऐसी असेसमेंट गाइडलाइंस को लेके आएंगे कि हम बच्चे को चेक कर सकें कि जो हम चाहते हैं क्या बच्चे के अंदर वैसे ही चेंजेस आ रहे हैं या नहीं आ रही। तो इसके लिए सबसे पहला चेंज हमें पता है कि हमने क्या किया है, कि हम समेटिव असेसमेंट से फॉर्मेटिव असेसमेंट की तरफ गए हैं, ठीक है। मतलब हमने असेसमेंट ऑफ लर्निंग नहीं करनी, मतलब एट द एंड ऑफ द ईयर हमने बच्चे का पेपर नहीं लेना, हम पूरे साल बच्चे को चेक करेंगे, हम असेसमेंट फॉर लर्निंग को फॉलो करेंगे, ताकि जब हम बच्चे को पूरा साल जब चेक करेंगे, हम जैसे ही उसके अंदर हमें कोई प्रॉब्लम फेस करेंगे कि हमें लगेगा कि यहाँ पे जो डिज़ायर आउटकम है वो नहीं आई, हम रिमीडियल टीचिंग के साथ बच्चे के सामने दोबारा से आएंगे, ताकि जो हम चाहते हैं कि हमारा जो देश है ग्लोबल सुपर पावर बने, ठीक है, तो हम उस मोटो को अचीव कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इस चीज़ की भी बात की है कि हमारा जो करिकुलम है वो रिजिड ना होकर फ्लेक्सिबल रहेगा। अब जब हम रोट मेमोराइजेशन से कंसेप्ट बेस्ड लर्निंग की तरफ गए हैं, एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग की तरफ जा रही हैं, तो उस अकॉर्डिंग हमें हमारे जो मानदंड हैं, असेसमेंट गाइडलाइंस हैं, उनको भी चेंज करना पड़ेगा। होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए हमें बहुत सारे फैक्टर्स को साथ में कंसीडर करना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया, असेसमेंट रिफॉर्म गाइडलाइंस, मतलब हम असेसमेंट जो हमारा प्रीवियस असेसमेंट सिस्टम है उसके अंदर जो डिज़ायर्ड चेंजेस हैं इस मोटो को अचीव करने के लिए, वो हम करेंगे कब तक, 22-23 तक। और ये कौन करेगा, एनसीईआरटी करेगा। और एनसीएफएससी जो हमारा
एक फ्रेमवर्क डिज़ाइन किया गया है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। उसके बेसिस पे एनसीईआरटी ही असेसमेंट गाइडलाइंस को फॉलो करेगा। और साथ में एक सिस्टम है हमारा परख, जो स्पेशली ये जो बॉडी है सिर्फ और सिर्फ इसी सिस्टम असेसमेंट के लिए ही बनाई गई है, वो भी इसमें इसके साथ काम करेगी। अब देखिए 2025 तक हमने क्या करना है, ठीक है। अब हमारे पास सब कुछ आ गया, टीचर्स भी आ गए हैं, अच्छे टीचर्स भी आ गए हैं, हमने उनके लिए गाइडलाइंस बना दी हैं, ठीक है। हमने साथ में क्या किया, हमारा करिकुलम डेवलप हो गया, हमारे पास असेसमेंट गाइडलाइंस भी आ गई। अब हम चाहते हैं कि हमारे पास स्कूल्स में क्या आए, बच्चे आएँ। तो उसके लिए सॉरी, ये एक डिफरेंट मैटर है, नेक्स्ट में आएगा वो। 50% वोकेशनल हम हमारे पास स्कूल्स में बच्चे आ गए हैं। 50% वोकेशनल एक्सपोजर का मतलब क्या है कि एट लीस्ट जो हाफ ऑफ द लर्नर्स हैं, अगर हमारे स्कूल में 100 बच्चे हैं, एट लीस्ट 50% जो बच्चे हैं हम उनको वोकेशनल एजुकेशन दें, हम उनको प्रैक्टिकल नॉलेज दें, ठीक है। तो ये जो करिकुलम है, जो वोकेशनल एक्सपोजर का प्रोग्राम है, वो क्लास 6 से 8 तक काम करेगा, जिसके अंदर हम ये बात करते हैं कि बच्चे 10 दिन बिना बैग के स्कूल आएंगे, जिसमें बच्चे सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल सीखेंगे। इसमें हम कोडिंग बच्चे को इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बच्चा चूज़ करेगा। किसी को पार्लर का कोर्स करना है, किसी को होम साइंस के बारे में सीखना है, किसी को ऑटोमोटिव में इंटरेस्ट है, तो हम उसके अकॉर्डिंग बच्चे को सिखाएंगे। बच्चा बैग लेकर नहीं आएगा, बच्चा प्रैक्टिकल नॉलेज लेगा फॉर 10 डेज, ठीक है। और इसका मेन एम क्या है कि हम बच्चे को प्रैक्टिकल नॉलेज दें, ठीक है। और साथ में हम बच्चे को 21st सेंचुरी की स्किल्स, जब बच्चा प्रैक्टिकल सीखेगा ना, तो उसकी एनालिटिकल स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ये सब इम्प्रूव होगा। और यही हमारे 21st सेंचुरी के स्किल्स हैं। 2026-27 तक हम किसकी बात करते हैं, यूनिवर्सल FLN की फुल फॉर्म क्या है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, जिसके अंदर हम बच्चे के मैथमेटिक्स, लैंग्वेज, हर एस्पेक्ट के ऊपर हम बच्चे की बात करते हैं कि जो बच्चा है ग्रेड 3 तक एटलीस्ट उसको मल्टीप्लिकेशन आती हो, सिंपल मल्टीप्लिकेशन आती हो, प्लस माइनस उसको बहुत अच्छे से आता हो, वो 60 वर्ड्स को पर मिनट रीड कर पाए और उसको 60 वर्ड्स का मीनिंग भी पता हो। हम ये बात करते हैं ग्रेड 3 तक हम ये इस चीज़ को अचीव करना चाहते हैं, ठीक है। और ये जो FLN है वो किसने इम्प्लीमेंट किया है, निपुण भारत ने इम्प्लीमेंट किया है। निपुण भारत, इसकी निपुण की फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे। और ये 3 to 8 ईयर्स के बच्चों के लिए काम करेगा। हमें पता है कि जो हमारी सबसे पहली फाउंडेशनल स्टेज है वो 3 से 8 तक के बच्चों के लिए, जिसमें 3 to 6 तो बच्चा ECCE में रहेगा, आंगनवाड़ी बाल वाटिका के अंदर पढ़ेगा। उसके बाद उसके बाद नेक्स्ट ईयर में वो कहाँ जाएगा, स्कूल के अंदर एडमिशन लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैंने थोड़ा गलती से लिख दिया। 2030 के अंदर हम ये चाहते हैं कि जो ऑल चिल्ड्रन है, जितने भी बच्चे हैं, वो जब ग्रेड 1 के अंदर जाए, अपने स्कूल में जाए, क्योंकि उससे पहले वाली जो एजुकेशन है वो बाल वाटिका में लेंगे, आंगनवाड़ीज़ में लेंगे। तो जो बच्चे हैं हमारे स्कूल्स में जाएंगे तो उनको पहले से स्कूल में जाने के लिए जो प्रिपेयर करने का काम है वो कौन करेगा, बाल वाटिकाज़ करेंगी। तो हम चाहते हैं कि जो हमारी बाल वाटिकाज़ हैं और आंगनवाड़ीज़ हैं एटलीस्ट तब तक फुली प्रिपेयर हो जाए, उनके पास टीचर्स हो और हमारा जो इन्वायरमेंट है वो भी बहुत अच्छा हो। नेक्स्ट है, हम चाहते हैं कि जो हमारी ग्रोस एनरोलमेंट रेशो है, सकल नामांकन अनुपात, ठीक है, प्री स्कूल से लेके सेकेंडरी स्कूल तक, मतलब हम 8th क्लास तक की बात करते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं 100% बच्चे स्कूल्स के अंदर एडमिशन ले लें। कब तक, 2023 तक, 2023 तक हमारे स्कूल सारे के सारे बच्चे, इंडियन स्टूडेंट्स, इंडियन चिल्ड्रन, सारे के सारे दे शुड टेक एडमिशन इन द स्कूल्स। और हमारा जो ड्रॉप आउट रेट है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। मतलब ऐसा नहीं है कि बच्चे ने क्लास फर्स्ट की और उसके बाद वो स्कूल में आया ही नहीं, मतलब किसी और स्कूल में भी एडमिशन नहीं ली, वो घर पे ही बैठा है, घर पे पेरेंट्स की हेल्प कर रहा है या किसी और मजदूरी के काम में लग गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चे टोटल 100% स्टूडेंट्स, 100% चिल्ड्रन स्कूल्स के अंदर एडमिशन लें फ्रॉम 1st क्लास टू 8th क्लास। सेकंड है, जितने भी हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं
वो प्लानिंग स्टार्ट करें कि वो कैसे मल्टी डिसिप्लिनरी बन सकते हैं। देखिए अब इन्होंने सबसे पहले जो बात की है, हमारा जो करिकुलम फ्लेक्सिबल बनाया है, जो स्ट्रीम्स थी ना, जो एक रिजिड हमारा स्ट्रीम सिस्टम था आर्ट्स का, कॉमर्स का या मेडिकल नॉन मेडिकल का, उसको ख़त्म कर दिया गया है। अब मल्टी डिसिप्लिनरी है कि कोई भी स्टूडेंट को अगर साइंस के साथ इकोनॉमिक्स करनी है तो वो भी कर सकता है। ठीक है, अब इन्होंने बोल दिया, लेकिन उसके अकॉर्डिंग हमारे स्कूल के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर भी सब कुछ रेडी होना चाहिए। ठीक है, तो उसकी प्लानिंग स्कूल्स हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन स्टार्ट करेंगे 2030 तक। उनकी प्लानिंग ख़त्म हो जानी चाहिए कि वो कैसे इस सिस्टम से, जो हमारा स्ट्रीम बेस्ड सिस्टम है, उससे वो एक मल्टी डिसिप्लिनरी सिस्टम तक वो शिफ्ट कर सकते हैं। उनकी प्लानिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक है, तो इस चीज़ के बारे में इन्होंने बात की है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, प्लानिंग की बात की है। जो प्लानिंग है वो हमारी 2030 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। और इन्होंने बात की है जो कन्वर्जन ऑफ स्टैंड अलोन टीचर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस टू मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस। अब टीचर एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशंस हैं, अब देखिए जो बीएड सिस्टम है, जो एमएड का सिस्टम होता है, उसमें भी हमारे साथ ऐसा होता है कि हम इकोनॉमिक्स के साथ एसएसटी चूज़ कर सकते हैं। तो वहाँ पे उनको भी मल्टी डिसिप्लिनरी बनाना पड़ेगा कि हम इकोनॉमिक्स के साथ अगर साइंस चूज़ करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। तो उनके जो ऑनलाइन सिस्टम है, ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, जो उनकी सारी जो प्रोग्रामिंग रहेगी, जो उनका स्ट्रक्चर रहेगा, उसको भी सब कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो यहीं पे इन्होंने बात की है कि जो स्टैंड अलोन जो हमारे टीचर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे भी इन्होंने ये सेम बात की है कि टीचर एजुकेशन को भी हम क्या करेंगे, रिजिड ना छोड़ के उसको भी हम मल्टी डिसिप्लिनरी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में कन्वर्ट कर देंगे। अब अगर कोई बच्चा है, उसने आर्ट्स ली है लेकिन साथ में उसने साइंस को ऑप्ट किया है, फिजिक्स को ऑप्ट किया है, अब वो नेक्स्ट टाइम वो बीएड में जब वो ग्रेजुएशन करेगा, वो चाहता है कि वो हिंदी के साथ फिजिक्स को कॉम्बिनेशन ले, हिंदी के साथ फिजिक्स का कॉम्बिनेशन ले। हमें पता है कि बीएड के अंदर हम 2 सब्जेक्ट्स को चूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हिंदी के साथ वो फिजिक्स का कॉम्बिनेशन लेना चाहता है, तो उसके लिए टीचर एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको भी तो अपना सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वो उसकी बात कर रहा है। वन लार्ज मल्टी डिसिप्लिनरी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एटलीस्ट एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऐसा होना चाहिए कि जो मल्टी डिसिप्लिनरी बेस्ड काम करे। ठीक है, अब सारे के सारे एकदम से चेंज नहीं हो सकते। 2023 तक की हम बात कर रहे हैं, 2025 तो चल ही रहा है, ख़त्म हो गया ऑलमोस्ट। तो 5 सालों के अंदर देखो सभी इंस्टीट्यूशंस के लिए ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये बात कर रहे हैं कि एटलीस्ट एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक ऐसा हो जाए, बाकी वो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली 2040 तक मल्टी डिसिप्लिनरी बन जाएंगे। और साथ में इन्होंने हमें बताया कि एसडीजी की फुल फॉर्म क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, हमें पता है कि 7 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। ठीक है, 17 सॉरी, जिनको यूएन की तरफ से स्पेसिफाई किया गया है। इसको इंडिया ने 2015 के अंदर अडॉप्ट किया था। ठीक है, उसमें जो चौथा गोल है वो है इंक्लूसिव एंड क्वालिटी एजुकेशन, जिसके अंदर यही हम NEP जो 2020 हमने बनाई है, वो इसी गोल के ऊपर बेस्ड है, जिसमें हम ये हर एक बच्चे के लिए एजुकेशन की बात करते हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, चाहे उसका कोई भी जेंडर हो, चाहे वो किसी भी एरिया से आता हो। हम चाहते हैं कि सभी को सेम अपॉर्चुनिटीज़ मिले टू एक्सेस द क्वालिटी एजुकेशन। तो कहते हैं यहाँ पे कि SDG 4 इसके अंदर इन्होंने बोले 2030 तक हमारा एजुकेशन सिस्टम पूरी तरीके से कन्फिगर्ड हो जाए कि एटलीस्ट हम हमारे गोल की तरफ काम करना शुरू कर दें। देखिए यहाँ पे हम SDG 4 को हम अचीव करने की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कि हमारा जो SDG 4 का गोल है उसको हम अडॉप्ट कर लें। हमारे सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस वैसे उस दिशा की तरफ काम करना शुरू कर दें, ताकि हमारे लिए SDG 4 को अचीव करना ईजी हो जाए। ठीक है, जिसके अंदर मेन मोटो क्या रहेगा, इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए सेम एंड इंक्लूसिव एजुकेशन रहे, ताकि जो लाइफ लॉन्ग लर्निंग है वो अपॉर्चुनिटीज़ बच्चे के डेवलप हो सके। ठीक है, 2035 तक हम बात कर रहे हैं। हायर सेकेंडरी क्लासेस के अंदर, हायर सेकेंडरी स्कूल्स के अंदर जो ग्रोस एनरोलमेंट रेशो है वो कितनी हो जाए, 50%। देखिए हमने प्राइमरी के अंदर 100% की बात की है,
ठीक है, सेकेंडरी तक हमने 100% की बात की और 2025 तक हम वो बात कर रहे हैं, 2000 सॉरी कब तक बात कर रहे हैं वो हम 2030 तक हम बात कर रहे हैं कि एटलीस्ट सेकेंडरी स्कूल्स में 100% ग्रोस एनरोलमेंट रेशो हो। जब बच्चा 8th क्लास तक पढ़ेगा तभी हम आगे सोचेंगे कि आगे जो 9th 10th +1 +2 क्लासेस है वहाँ पे ग्रोस एनरोलमेंट रेशो कितनी हो। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने 2035 तक हमारा जो टारगेट है वो कितना रखा है, 50% तक रखा है कि एटलीस्ट 50% बच्चे स्कूल्स में एडमिशन लें। ठीक है, तो साथ में इसमें गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं। उन्होंने ये भी बोला है कि अगर कोई बैरियर है कि बच्चा नहीं आ सकता स्कूल, तो उन्होंने ओपन एजुकेशन सिस्टम को भी स्टार्ट किया है कि बच्चा घर से बैठ के भी पढ़ सकता है। फ्लिप्ड लर्निंग की हम बात करते हैं कि बच्चा ऑनलाइन कोर्सेज को ऑप्ट करके, डिस्टेंस एजुकेशन के अंदर बच्चा ऑनलाइन कोर्सेज को ऑप्ट करके भी पढ़ सकता है। ठीक है, तो इसी गोल को अचीव करने के लिए इन्होंने ये सब किया है। ऑटोनोमस HEIs विद एम्पावर्ड बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। ठीक है, हमारे पास जो ऑटोनोमस, जो प्राइवेट, हम यहाँ पे प्राइवेट स्कूल्स की बात करते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस की बात कर रहे हैं कि जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं हम उनके पास अपना एक बोर्ड ऑफ गवर्नर हो, अपनी गवर्नेंस हो कि वो अपने अकॉर्डिंग रूल्स को मॉडिफाई कर सके, लेकिन NEP 2020 की गाइडलाइंस को मोटिवेट करके। ठीक है, अब 2040 के अंदर जी हमारा फाइनल ईयर है, यहाँ तक हम ये चाहते हैं कि हमारा जो एजुकेशन, जो हमारा विज़न है, जो NEP 2020 है, उसके अंदर हम जो जो बात कर रहे हैं, जो नई नई रिफॉर्म्स एंड गाइडलाइंस की हम बात कर रहे हैं, वो सारी की सारी एटलीस्ट इम्प्लीमेंट हो जाएं। कब तक? 2040 तक। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जितने भी HEIs हैं वो सारे के सारे मल्टी डिसिप्लिनरी बन जाएं। देखिए, हमने यहाँ पे क्या बात की थी, 2030 तक हम चाहते हैं कि प्लानिंग ख़त्म हो जाए सारे के सारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की, कि वो कैसे मल्टी डिसिप्लिनरी बन सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमने एक और बात की थी, 2030 तक हम चाहते हैं बस एटलीस्ट एक तो हो एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। लेकिन यहाँ पे हम चाहते हैं 2040 तक सारे के सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन 2040 तक फुली मल्टी डिसिप्लिनरी बन जाएं। और इंक्रीज स्टूडेंट एनरोलमेंट रेशो। अब देखिए, हमने जो नामांकन, सकल नामांकन अनुपात था 50% रखा था 2035 तक, लेकिन अब 2040 तक हम ये चाहते हैं कि एटलीस्ट अगर 50% से कुछ कुछ बढ़े हर साल, ताकि हम 100% को अचीव कर सके और हमारा जो देश है पूरी तरह से लिटरेट हो जाए और ग्लोबल सुपर पावर बन सके, जो भारत ने सपना देखा है। यहाँ पे अब हमारा जो मेन ये फाइनल टारगेट ईयर है 2040, जिसके अंदर हम चाहते हैं कि जो NEP की जो सारी इम्प्लीमेंटेशंस हैं और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं उसको पूरी तरह से हम इम्प्लीमेंट कर सके 2040 तक, और हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है पूरी दुनिया के अंदर सबसे बेस्ट हो। सेकंड भी नहीं वो स्टैंड करना चाहते, हम चाहते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम सबसे बेस्ट हो और हमारे पास हम इंश्योर करें हमारा एजुकेशन सिस्टम कि सारे के सारे लोग क्वालिटी एजुकेशन को एक्सेस कर पा रहे हैं, इंक्लूडिंग SEDG, सोशियो इकोनॉमिक डिप्राइव्ड ग्रुप्स हैं जो, ठीक है, जो जो गरीब घरों के बच्चे हैं, SC ST कास्ट के बच्चे हैं, वो भी सारे के सारे क्वालिटी एजुकेशन को एक्सेस कर सकें और जो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम बन सके। यही हमारा मेन विज़न है। हम यही चाहते हैं कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम वर्ल्ड क्लास हो और जो हमारा इंडिया है ग्लोबल सुपर पावर बन सके, और हमारे जो बच्चे हैं वो कल्चर के साथ साथ उनके पास 21st सेंचुरी के स्किल्स भी हों, ताकि वो पूरी दुनिया के अंदर भारत को रिप्रेजेंट कर सकें। तो यही हमारा मेन विज़न है। ठीक है, और इसका जो टारगेट ईयर है, फाइनल टारगेट ईयर 2040 है। तो ये थी आज की वीडियो। होप आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।